हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो कॉर्पोरेट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 एंड 2 दोनों के जो मेन कंसेप्ट है वो क्लियर कराने वाले हूँ। ठीक है, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन आप लोगों को दिए गए हैं वो भी आज मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाली है और अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बिजी थी इसीलिए मैंने एक भी वीडियो ये दोनों चैप्टर्स के नहीं डाले, मगर आप लोगों के लिए ये एक वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स और इलिस्ट्रेशन है वो और जो भी कंसेप्ट मेन है वो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 1 लेंगे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज એટલે કે કંપનીના વાર્ષિક હિસાબો। उसमें तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये जो सम नंबर 1 दिया गया है वो इम्पोर्टेंट सम है। ठीक है, इसके जैसे आगे के 3 और 4 सम्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को सम नंबर 1 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि द फॉलोइंग आइटम्स अपेयर्स इन द ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ उषा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019। यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन दी गई और लास्ट में क्या दिया गया है, तो असेसमेंट फॉर द ईयर 2017-18 has been completed during the year 2018-19 and the tax liabilities is determined at rupees 53,000. Provisions for income tax is to be made at rupees 70,000 for the year 2018-19. How would you show the above information in final accounts of Usha Limited? ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં કંઈક એવી રીતનું આપેલું છે કે ઉષા લિમિટેડના કાચા સરવાળામાં તારીખ 31/3/2019ના રોજ નીચેની બાકીઓ આપેલી છે અને પછી એવું કીધેલું છે કે 2018-19ના વર્ષ દરમિયાન 2017-18ના વર્ષની આકારણી પૂરી થઈ અને આવકવેરાની જવાબદારી ₹53,000 નક્કી થઈ। 2018-19ના વર્ષ માટે આવકવેરાની જોગવાઈ 70,000 છે। तो ऊपरनी माहिती उषा लिमिटेड ना वार्षिक हिसाबों में कई रीते दर्शावशे। ठीक है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे जो भी बनानी होंगी फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स जो बनाने होंगे उसमें इसकी इंफॉर्मेशन आप लोग किस तरह से लिखेंगे ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें क्या दिया गया है, तो प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2018 का दिया गया है 60,000 क्रेडिट बैलेंस है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2018 का दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, तो 60,000 जो है वो मेन प्रोविजन किया गया है इनकम टैक्स का और इसमें एडवांस कितना हम लोगों ने पे किया है, तो 53,000 का हम लोगों ने एडवांस पेमेंट किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस जो होगा, यानी कि 60,000 ऑलरेडी था हमारे पास प्रोविजन इनकम टैक्स के लिए और उसमें से 53,000 क्या है, तो एडवांस हम लोगों ने पे किया है। ठीक है, तो इसका मतलब एडवांस पेमेंट किया है तो बाकी का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 7,000 रुपीज का आएगा। इसका मतलब 7,000 जो रुपीज है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट में एड हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा એટલે કે નફામાં વધારો થશે। देन उसके बाद ये हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे वो बाद में मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, तो एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ₹65,000 दिया गया है और पेड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। और यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, तो 2017-18 has been completed during the year 2018-19 and tax liabilities determined at ₹53,000। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે 2018-19ના વર્ષ દરમિયાન 2017-18ના વર્ષની આકારણી પૂરી થઈ અને આવકવેરાની જવાબદારી 53,000 નક્કી થઈ। यानी कि यहाँ पे डिटरमाइन कितना हुआ, 53,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 53,000 टैक्स लायबिलिटीज यहाँ पे डिटरमाइन हुआ है और आगे यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे भी कितना सेम दिया गया है, 53,000 ही दिया गया है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे 53,000, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर नहीं लाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे जो आप लोगों को दिया गया है कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज टू बी मेड एट ₹70,000 फॉर द ईयर 2018-19। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोविजन किया गया है 70,000 रुपीज का। तो इसका मतलब ये जो ईयर है वो कौन सा है, करंट ईयर है। तो करंट ईयर में क्या किया है, तो प्रोविजन किया है ₹70,000 का। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन सारी दी गई है तो कैलकुलेशन हम लोगों ने कितना इतना किया है। ठीक है, और इसके ऊपर से आप लोगों को कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन शो करनी है, यानी कि गुजराती में एवी रीते थशे कि कई माहिती क्या दर्शावવાની રહેશે वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 5 के ऊपर दिया गया है इस तरह से फॉर्मेट। ठीक है, तो ये है फाइनल बैलेंस शीट दिया गया है। देन उसके बाद गुजराती की बुक नंबर गुजराती में पेज नंबर 5 दिया गया है। ठीक है, उसमें भी आप लोगों को इस तरह से ये बैलेंस शीट दिया गया होगा। तो उसमें आपको करना क्या है, तो
यानी कि ये जो 7000 आप लोगों का प्रॉफिट आया, એટલે કે 7000 નો જે नफो आयो, वो हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी पीएनएल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसमें ऐड कर देंगे। तो पीएनएल जो अकाउंट है, फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, वो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 21 पे दिया गया है और गुजराती मीडियम की बुक में पेज नंबर 23 पे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को करना क्या होगा, तो ऐड करना होगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो यहाँ पे थर्ड में से फोर्थ माइनस करने के बाद यहाँ पे ये जो दिया गया कि प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, देन उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये सभी वाला जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, इसमें आप लोग को क्या करना होगा, तो ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा, तो जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, टैक्स लायबिलिटीज में जो आप लोगों का प्रॉफिट आया है यानी कि डिफरेंस आया है, वो ये स्टेटमेंट में आप लोगों को प्लस कर देना होगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को समय दिया क्या है, तो अमाउंट जो दी गई है 65,000, 60,000, 53,000 और 70,000। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को ये देखना होगा कि लास्ट में क्या दिया गया कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज टू बी मेड एट ₹70,000 फॉर द ईयर 2018-19, એટલે કે 2018-19 यानी कि ये जो साल है वो कौन सा है, अभी हमारा करंट ईयर है। ठीक है, यानी कि करंट ईयर में इनकम टैक्स कितना यहाँ पे दिया गया है, तो ₹70,000 दिया गया है। ठीक है, એટલે કે 70,000 ની રકમ આપેલી છે ચાલू वर्ष માટે। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आप लोगों को बैलेंस शीट जो है उसमें लिखना होगा कहाँ पे, तो ये हो जाएगा करंट, यहाँ पे आएगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो वो हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, तो आप लोगों को पेज नंबर 5 के ऊपर जो यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है उसमें ही आप लोगों को लिखना होगा कहाँ पे, तो लास्ट में जो दिया गया है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, सॉरी लायबिलिटीज नहीं बल्कि प्रोविजन आएगा। तो यहाँ पे इसके अंडर में आप लोगों को दिखाना होगा क्या, तो 70,000 का जो करंट ईयर का એટલે કે જે ચાલુ વર્ષની જોગવાઈ છે ટેક્સ માટેની, તે અહીંયા આગળ દર્શાવવાની રહેશે। ठीक है, ગુજરાતીમાં આપેલું છે ટૂંકા ગાળાની જોગવાઈઓમાં દર્શાવવાનું રહેશે, यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप लोगों को कितना दिखाना होगा, ₹70,000। ठीक है, 70,000 रुपीज दिखाना होगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, तो एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, यानी कि 2018-19 के लिए एडवांस में पेमेंट किया है। ठीक है, એટલે કે 2018-19 માટે एडवांस में रकम चूकवेली है, कितना है 65,000 એટલે કે 65,000 આપેલી છે। तो इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी, ये जो है अमाउंट वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एडवांस पेमेंट हुआ है। ठीक है, એટલે કે अगाऊ चूकवेल છે कौन से साल के लिए, तो 2018-19 के लिए, यानी कि करंट ईयर के लिए एडवांस पेमेंट किया है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, असेट्स हो जाएगी, એટલે કે તે આપણી મિલકત થશે। જ્યારે પણ ચાલુ વર્ષ માટે કંઈ પણ અગાઉથી ચૂકવેલું હોય તો એ આપણા માટે મિલકત થઈ જશે। ठीक है, तो इसके लिए इसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो फिर से यहाँ पे आएंगे हम लोग बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो असेट्स में आप लोगों को दिया गया है उसमें हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो लास्ट में दिया गया है कि अदर नॉन करंट असेट्स। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે, एक मिनट ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये जो दिया गया है वो लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, करंट असेट्स के लिए એટલે કે ચાલુ મિલકતો માટે, उसमें आएगा कि अदर करंट असेट्स। ठीक है, એટલે કે अन्य चालू मिलकतों हेठળ તે રકમને દર્શાવવાની રહેશે। कौन सी यहाँ पे अमाउंट आएगी, 65,000। ठीक है, क्यों 65,000 हम लोगों ने लिया, तो ये जो 65,000 है वो करंट ईयर के लिए है, मगर क्या है, एडवांस पेमेंट है એટલે કે અગાઉથી ચૂકવેલ છે। तो इसका मतलब ये करंट ईयर के लिए हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे असेट्स हो गया। ठीक है, એટલે કે ચાલુ વર્ષ માટે તે આપણા માટે મિલકત થશે। કેમ, तो તે ચાલુ વર્ષની જવાબદારી અગાઉથી ચૂકવેલ છે એટલા માટે, यानी कि करंट ईयर की लायबिलिटीज जो भी थी वो एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो अभी के साल के लिए यानी कि करंट ईयर के लिए हम लोगों के लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया, એટલે કે મિલકત થઈ જશે। ठीक है, तो यानी कि सम नंबर 1 आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से करना था। तो ये जो सम नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो कुछ नहीं, आप लोगों को आपको अपने हिसाब से थियरी में लिखना होगा कि यहाँ पे ये जो 65,000 की अमाउंट है वो हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, 70,000 जो है वो कहाँ पे दिखाएंगे, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 7,000 वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी स्टेटमेंट है उसमें दिखाएंगे, और किस तरह से दिखाएंगे वो आप लोगों को अपने हिसाब से थियरी में लिख देना होगा। ठीक है, दूसरा कुछ भी इसमें नहीं करना है। देन उसके बाद यहाँ पे सम नंबर 1 तो हो गया, मगर इसमें सम नंबर 1 के जैसे कौन कौन से सम है तो वो आप लोग लिख भी सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, यहाँ पे ये जो कॉर्पोरेट अकाउंट है उसमें यूनिट नंबर 4 जो है अंडर राइटिंग कमीशन, उसके सभी सम्स की
PDF मैंने प्रोवाइड कर दी है मेंबरशिप में, ठीक है। तो वहां पे जाके आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट सम्स और वो सब बताने वाली हूँ। तो अभी हम लोगों ने कौन सा किया, सम नंबर 1 किया, तो उसके जैसे कौन कौन से सम है, तो सम नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। यानी कि आपको अगर सम नंबर 1 आ गया तो आप लोग ये चारों सम्स कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा इलिस्ट्रेशन नंबर। तो इलिस्ट्रेशन नंबर गुजराती में थसे उदाहरण नंबर। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो आप लोगों को करना होगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके जैसे कौन से सम है, तो उसके जैसे है सम नंबर 8 और सम नंबर 13, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा इलिस्ट्रेशन नंबर 5, उसके जैसा एक ही सम है, सम नंबर 10, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, पहले इलिस्ट्रेशन देखना है, उसको समझना है, और उसके बाद उसके जैसा जो सम है वो सोल्व करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर इंपॉर्टेंट कौन से है, तो 14, 15, 16 और 17 ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे सम है, ठीक है। तो वो आप लोगों को देख लेना है। और सम यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 17 जो है उसके जैसा सेम सम है, सम नंबर 17, ठीक है। तो वो एकदम से इजी है, आप लोग कर सकते हो। देन उसके बाद आगे आएगा इलिस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 जो है उसके जैसा कौन सा सम है, तो सम नंबर 19 है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 9 जो है वो भी आप लोगों को करना होगा। तो उसके जैसा कौन सा सम है, तो सम नंबर 22, ठीक है। यानी कि ये जो है इलिस्ट्रेशन सभी इंपॉर्टेंट है और उसके जैसे जितने भी सम्स है वो भी आप लोगों को मैंने दे दिए है, ठीक है। यानी कि ये इलिस्ट्रेशन पहले आप लोगों को सॉल्व करना होगा और उसके ऊपर से ये सारे सम्स करने होंगे। तो आप लोगों को सभी सम्स समझ में भी आ जाएंगे और एकदम आप लोगों का जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, रिडीम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरन्स शेयर, એટલે કે रिडीमेबल प्रेफरन्स शेयर ना नाણાં परत करवा। तो ये चैप्टर में सबसे फर्स्ट जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे ध्यान दे। जो भी मैं यहाँ पे अंडरलाइन करवा रही हूँ, जो भी टिक मार्क करवा रही हूँ, वो आप लोगों को करना होगा और समझना होगा और याद भी यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे generally a company is not allowed to purchase its owner shares. If it does so, it amounts to reduce of shares capital, which is not permitted unless certain conditions are fulfilled. There are, એટલે કે ગુજરાતીમાં કંઈક એવી રીતનું આપેલું છે કે કંપની જે છે તે પોતાની શેર મૂડી ખરીદી ના શકે, પણ તેને ઓછી કરવી હોય તો તે શું કરી શકે, તો એના માટે કંઈક કન્ડિશન્સ છે એટલે કે શરતો હોય છે, તો તે એને અનુસરવી પડે। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि अ स्पेशल रेजोल्यूशंस मस्ट बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग एंड्स, એટલે કે સામાન્ય સભા જે હોય તેમાં એના અંગે ઠરાવ પસાર થયેલો હોવો જોઈએ કે જે કંઈ પણ પ્રેફરન્સ શેર મૂડી છે તે પરત કરી શકે, તેના નાણાં પરત કરવામાં આવે, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया सेक्शंस फ्रॉम द कोर्ट मस्ट बी obtained but the companies act has provided for an exceptions to these rules and accordingly a company can issue redeemable preference shares, એટલે કે ગુજરાતીમાં કંઈક એવી રીતનું થશે કે કંપની પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન પરત કરી શકે તેવા છતાં ઉપર જણાવેલ વિધિ કરવી પડતી નથી। એટલે કે જ્યારે પણ કંપની ધારામાં જે કંઈ પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી હોય તેના વિશે, એટલે કે પ્રેફરન્સ શેરના નાણાં પરત કરવા વિશે જે જોગવાઈ હોય તેને અનુરૂપ પ્રેફરન્સ શેરના નાણાં પરત કરવાના રહેશે, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को टिक करना होगा यहाँ पे पेज नंबर 125 में, यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया है उसमें सेकंड नंबर का ये जो पूरा 3 लाइन का दिया गया है स्टेटमेंट, वो आप लोगों को टिक करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई, सॉरी यहाँ पे एंट्रीज जो भी दी गई है, એટલે કે આમ નોંધ જે આપેલી છે वो सभी आप लोगों को लर्न करनी होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को सिर्फ समझना होगा और ये एकदम इजी वे से बुक में दिया गया है, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे पेज नंबर 128 पे ये जो ब्रैकेट में नोट करके लिखा गया है वो, देन उसके बाद 129 पे यहाँ पे सॉल्यूशन यानी कि इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में जो सॉल्यूशन दिया गया है ब्रैकेट में वो वाला, देन उसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 2 के एंड में जो दिया गया है नोट करके वो, ठीक है। यहाँ पे ये टिक आप लोग करते जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में ये जो भी नोट्स दिए गए हैं सॉल्यूशन में वो पूरे के पूरे, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे 4th नंबर का जो पॉइंट है further discuss about section 55 of the company act 2013, यहाँ पे ये जो 3 लाइन है
सॉरी 4 लाइन जो है वो आप लोग को टिक करनी होगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए मैं आप लोग को टिक करवा रही हूँ। देन उसके बाद आगे यहाँ पे पेज नंबर 132 पे ये पूरे का पूरा ब्रैकेट जो दिया गया है वो। देन उसके बाद यहाँ पे डी जो दिया गया है कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू शेयर्स कैपिटल टू बी इश्यूड, ये भी आप लोग को टिक करना होगा, ये पूरे का पूरा डी, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे और आगे यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो है उसके लास्ट में जो नोट्स दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को टिक करना होगा। देन उसके बाद अब गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट જે કંઈ પણ આમ નોંધ આપેલી છે તે બધી જ આમ નોંધ ભાગી કરવાની રહેશે અને નીચે જે આપેલું છે રેડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર પરત કરવા નોંધો, એટલે કે જે વ્યવહારો એ પ્રમાણે ક્યારે ઉધાર ક્યારે જમા અને કયું ખાતું કરવાનું એની વિગતો આપેલી છે તે વાંચવાની રહેશે। તેના પછી ઉદાહરણ 1માં એના નીચે જે નોંધ આપેલી છે તે, ઉદાહરણ 2માં નીચે જે નોંધ આપેલ છે, ઉદાહરણ 3માં જે નોંધ તરીકે આખું કોષ્ટક આપેલું છે તે, ત્યારબાદ ઉદાહરણ 4માં જે અહીંયા આગળ જવાબમાં માહિતી આપેલ છે એટલે કે જે સમજૂતી આપેલી છે તે, ત્યારબાદ જે ચોથા નંબરનો પોઈન્ટ છે पेज नंबर 145 ऊपर यानी कि पेज नंबर 145 के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें क्या है એટલે કે કંપની ધારા કલમ 55 અંગેની જે વધુ વિચારણા આપેલ છે તેમાં જે નીચેની 3-4 લાઈનો છે તે, ત્યારબાદ આગળ પેજ નંબર 146 ઉપર જે કોષ્ટકમાં આપેલું છે તે આખું કોષ્ટક, ત્યારબાદ પેજ નંબર 147માં જે ड કરીને આપેલું છે કે नवा शेयर बाहर पाड़वा અને તેની ગણતરી, तो उसकी यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी डिटेल्स में दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 12 जो है એટલે કે ઉદાહરણ નંબર 12 જે છે તેમાં આપેલું જ છે લાસ્ટમાં જે નોંધ કરીને આપેલું છે મૂડી પરત અનામતમાંથી ફક્ત પૂરા ભરપાઈ બોનસ શેર આપી શકાય, તેથી અંશતઃ ભરપાઈ શેરને પૂર્ણ ભરપાઈ કરવા 1 લાખની સામાન્ય અનામતમાંથી બોનસ આપવાની જોગવાઈ કરી છે। અહીંયા જે નોંધમાં આપેલું છે તે, तो અહીંયા આગળ मैं જેટલું પણ टिक करावी है यानी कि जितना भी मैंने इंग्लिश और गुजराती दोनों मीडियम के स्टूडेंट को जितना भी टिक मार्क करवाया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है, ठीक है। वो नोट्स पहले आप लोगों को देखनी होगी, समझनी होगी और याद रखनी होगी। देन उसके बाद आगे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्स और इलिस्ट्रेशन कौन से है चैप्टर नंबर 2 के, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे फर्स्ट तो जो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 दिया गया है, उदाहरण 12 जो आपेलू है वो यहाँ पे मोस्ट IMP सम है, ठीक है। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि ये एकदम से इम्पोर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। और इसके जैसे कौन कौन से सम है, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 के जैसे ही सम नंबर है 1, 2, 4, 10, 11, 12, देन उसके बाद सम नंबर 15, 20 और 29, ठीक है। यानी कि एक इलिस्ट्रेशन आप लोग कर लोगे तो इतने सारे सम्स आप लोगों को आने ही वाले हैं, ठीक है। यानी कि पूरे का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 तो करना ही है, ठीक है। એટલે કે ઉદાહરણ 12 કરવાનું જ રહેશે, તે પરથી અન્ય જે દાખલાઓ છે તે બધા જ તમને આવડી જશે, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर कौन से इम्पोर्टेंट है, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 6, 9, 10 और 15, ठीक है। इतने अगर आप लोग कर लोगे अच्छे से तो आप लोगों को सभी समझ में भी आ जाएंगे और पूरे का पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी सम में कोई भी डाउट है, सपोज समझ लो कि उसके आंसर में कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है सम्स के आंसर में, ठीक है, और आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो मैंने जितने भी नोट्स टिक करवाए हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, वो सभी नोट्स में आप लोग देखना कहीं कहीं पे भी उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वो एकदम मैं श्योरली बोल रही हूँ, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो मेन जो आप लोगों को क्या है, कैलकुलेशन तो समझ में आ जाता है, मगर यही डाउट होता है कि ये जो हम लोगों ने एंट्री की वो ये अकाउंट में क्यों की, ये अकाउंट से वो वाले अकाउंट में हम लोग लेके क्यों गए, यही आप लोगों का सवाल होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को नोट्स जो है वो टिक करवाए हैं, वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा, समझना होगा और यहाँ पे लर्न करना होगा, तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।